जिसके बाद से क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with the constant angular speed? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बेटा, एक मिनट, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट बोलो। First, the velocity vector is tangent to the circle. ये तो सही है बेटा। The acceleration vector is tangent to the circle. ये गलत है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल गलत है, क्योंकि आप कह रहे हो ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब हुआ अल्फा जीरो, अल्फा जीरो का मतलब हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो ये वाली एक्सेलरेशन जीरो होगी। कौन सी एक्सेलरेशन बची? सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? रेडियस के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग नहीं होती, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड पढ़ो, थर्ड और फोर्थ भी। The acceleration vector point to the center of the circle. ये सही है थर्ड। Fourth, the velocity and acceleration vector are perpendicular to each other. बिल्कुल सही है, वेलोसिटी इधर होती है और एक्सेलरेशन इधर है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। किसका डाउट था बेटा ये? सर नव्या। नव्या, समझ में आ गया? यस सर। ओके नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट। 19th क्वेश्चन। किसी का सेक्शन ए का ही यस सर। स्टेटमेंट पढ़ो। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is एक मिनट रुको। फोर्स इज कांस्टेंट, इसका मतलब समझो पहले आप। फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है फोर्स। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कौन सी? टेंजेंशियल। ये कांस्टेंट है तो अल्फा इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट लाइन से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि अल्फा इज कांस्टेंट। सर इसे पता कि चलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है टेंजेंशियल की। बेटा जो फोर्स लगेगी ना, आप दोबारा से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ो। A particle is acted upon by a force of constant magnitude आगे। which is always perpendicular to the velocity of the particle. ओके, फिर ये देखो, फिर ये वाला गलत हो गया। उसने क्या कहा कि पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स, ये पार्टिकल है ना, ये इसकी वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस ये वाली नहीं होगी, ये वाली फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या होता है? मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। आगे पढ़े बेटा, आगे बढ़ो। The motion of the particle takes place in a plane. It follows that first option its velocity is constant. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती बेटा। वेलोसिटी एक वेक्टर है जो कि डायरेक्शन के साथ चेंज होती जाएगी, कल मैंने बताया था। अगला पढ़ो। Its acceleration is constant. मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन की बात की है तो वेक्टर की बात की है, ये भी रॉन्ग हो गया। Its kinetic energy is constant. ये सही है, क्योंकि वो एम वी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगला भी पढ़ दो, फोर्थ। It moves in a straight line. ये गलत है, ये वाला आंसर आएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ में आ गया सबको? Yes. Yes sir. ओके नेक्स्ट, चलो फटाफट पढ़ते जाओ, डाउट आज। 21. 21. Sir 20. सेक्शन ए चल रहा है अभी। Yes sir. पढ़ो बेटा पढ़ो। A wave is subjected to the uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through an angle θ1. In the next 2 seconds, it rotates through the additional angle θ2. The ratio of θ2 एडिशनल एंगल है ना, तो टोटल टाइम 4 सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 प्लस θ2 होगा। ये मतलब है, इस लाइन का मतलब समझो। उसने कहा पहले 2 सेकंड में एंगल कितना कवर किया? θ1। फिर अगले 2 सेकंड में टोटल टाइम कितना हो गया? 4। एडिशनल एंगल कितना हो गया? θ2। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया? θ1 प्लस θ2। पढ़े बेटा आगे।
The ratio of theta 2 by theta 1 is. ओके, पहले तो आप थीटा 1 निकाल लो, ओमेगा नॉट इंटू 2 हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर। फिर दूसरे केस में आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालो, ओमेगा नॉट इंटू 4, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेते हो ना ओमेगा को, तो हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर। क्या इन दो इक्वेशन में पूछना है किसी को? बेटा इनमें पूछना है क्या किसी को? Sir. और सर ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 दी हुई है, ओमेगा नॉट Yes. 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यस, कोई बोल रहा है कुछ? ये मेरे पास आ गया 2 अल्फा, यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये मेरे पास आएगा 16/2 8 अल्फा। थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा 2 बच जाएगा 6 अल्फा। अब इन दोनों का रेशो लेंगे, थीटा 2 6 अल्फा बाय 2 अल्फा। चेक करो आंसर बेटा, 3:1 होगा। Yes, sir. यही है। रिपीट करूं क्या इसको? सर कर दो सर। रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टेटमेंट को ना अंडरस्टैंड किया करो बेटा। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 2 सेकंड के अंदर उसने एंगल डिस्क्राइब किया थीटा 1, ओमेगा नॉट इज 0। तो यहाँ से आप पहले तो थीटा 1 की इक्वेशन बना लो, 0 है ना वो, उसको छोड़ दो, अल्फा टी स्क्वायर। भव्य समझ में आ गई ये इक्वेशन? यस सर। फिर वो कह रहा है अगले 2 सेकंड में, तो 2 पहले 2, ये तो टाइम आप स्टार्टिंग से लिया करो, 2 + 2 4, 4 सर। एडिशनल एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अपने पास इक्वेशन बनेगी थीटा 1 प्लस थीटा 2 हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर, हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर से थीटा 1 आप लिखो 2 अल्फा, यहाँ से लिखो थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज 8 अल्फा। थीटा 1 की वैल्यू पुट करो, थीटा 2 6 अल्फा। अब इन दोनों का रेशो ले लो, आपका आंसर आ गया। यस सर, आ गया सर। आ गया सबको समझ में? यस सर। यस नेक्स्ट चलो बेटा। Sir, 21st. कितना? Sir, 21st question. 21 पढ़ो बेटा। If the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta is equals to 2t cube plus 0.5, where theta is in radians, एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू 2t cube plus 0.5, ओके, where theta is in radians and t is in seconds, ठीक है। then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start is. डिफरेंशिएशन कर लो बेटा। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। डेरिवेटिव के अंदर कोई भी पावर हो ना किसी वेरिएबल की, इसका फॉर्मूला है पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 0 तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या बन गया? 60 6 स्क्वायर। अब कितना टाइम दिया आपको? Sir, 2 seconds. 2 सेकंड पुट कर दो इसमें, 24 चेक करो आंसर क्या है। सर, यही है सर। Yes, sir. नोट कर लो, नोट कर लो सब, इसको नोट कर लो बेटा। एक मिनट में, एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा बेटा, उसको मैं ना अप्रूव कर दूं, 2 मिनट वेट करो आप लोग।
बेटा नेक्स्ट डाउट बोलो। सर सेक्शन बी का थर्ड। सेक्शन बी। सर 22 सेक्शन ए का। ओके, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो। स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर दोबारा बोलना बेटा। सर 22 सेक्शन ए का। पढ़ो, आप रीड करो। यस सर। पढ़ो। किसका डाउट है नाम भी बोलो। सर विनीत। विनीत रीड कर बेटा क्वेश्चन। For a particle in a non-uniform accelerated circular motion, option first, velocity is a radial and acceleration is transverse only. बेटा सुनो इधर, वेलोसिटी रेडियल नहीं होती, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, इधर होती है वेलोसिटी। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, आगे चलो। Velocity is a transverse and acceleration is radial only. ओनली नहीं कह सकते क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो यहाँ पर Yes, एक्सेलरेशन sir. रेडियल भी रहती है और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी रहती है, तो नेट एक्सेलरेशन इसके बीच में आएगी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये तब सही होता अगर नॉन यूनिफॉर्म ना होके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ना, उसमें एक्सेलरेशन रेडियली होती है और वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो दूसरा भी रॉन्ग हो गया। आगे चलो। Velocity is a radial and acceleration has both radial and transverse component. वेलोसिटी रेडियल नहीं होती, तो रॉन्ग हो गया। फोर चलो। Velocity is transverse and acceleration has both radial and ये transverse सही है, components. ये वाला सही है। देखो वेलोसिटी तो ट्रांसवर्स है ही, यानी कि टेंजेंशियल है। Yes, जो sir. वर्ड है ना ट्रांसवर्स, उसका मतलब टेंजेंशियल ही होता है। और एक्सेलरेशन देखो दोनों ही है ना, दोनों मैंने आपको शो किया दिया। Yes, sir. ये आंसर होगा इसका। सेक्शन बी पे आ जाओ बेटा, आप सिर्फ डाउट करेंगे आज, ओनली डाउट। Sir, fifth. Sir, fifth. सर थर्ड। Sir, third. पहले थर्ड ले लेते हैं बेटा, पहले थर्ड ले लेते हैं। डाउट नंबर 3 सेक्शन बी। इसके बाद ना आप अपना पीडीएफ भेज देना मेरे को। मानसी कनेक्टेड हो क्या आप? Yes, sir. शाइन आप? शाइन, आर यू कनेक्टेड? चलो, सेक्शन बी का थर्ड। Stone tied to one end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with constant speed. If stone makes 25 revolution in 14 seconds, the magnitude of the acceleration of stone is। देखिए जब भी आपको ये कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मतलब यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी, यहाँ सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो आपके पास v² भी है फॉर्मूला, या इसको आप r⍵² भी कह सकते हो ना। Yes. Yes, sir. ओमेगा आप निकाल सकते हो क्योंकि उसने आपको कहा 25 रेवोल्यूशन इन 14 सेकेंड, तो 2 पाई इंटू 25 पर सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे पर मिनट होता है तो हम 60 से डिवाइड करते हैं, ये 14 सेकेंड है तो किससे डिवाइड करोगे? बोला करो, रिस्पॉन्ड करो, किससे डिवाइड करोगे? 14. रेडियस आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ से वैल्यू नहीं आ जाएगी बेटा? ये आपके पास 4/5 होगा रेडियस, तो ये कितना बनेगा? सर सेंटीमीटर वाले में ही आंसर।
आंसर सेंटीमीटर में है क्या? Yes, Yes. sir. ओके ओके ओके, चलो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रख लो, 80 रख लो। इधर से मेरे पास ये आ गया, तो क्या मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता फिर? 80 इंटू 50/14 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। अप्रोक्सीमेटली 10 लोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 800 2500 14/14। अब आप आइडिया से चेक कर लो क्या आंसर सर आएगा। 196 नहीं आएगा 14 का स्क्वायर? मैंने 2 बार लिख दिया ना 14 14। ओके सर। अब आप काट के देख लो इसको, जैसे भी कटता है। ये 4 पे काटा तो 200, और ये 7 और 7 रह गया, तो इधर से 4 जीरो तो ये बन गई, और 25 से किया तो 50। इसको 49 से डिवाइड करना है, तो 1 पे जा रहा है। आंसर 1 वाली लाइन वाला होगा या 1000 के आसपास होगा। देखना So 9, 10204 something है। इसका आंसर 996 है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes. 20 के नजदीक तो 996 है, बस वो आंसर आ जाएगा आपका। अब ये इतना फर्क इसलिए आ रहा है कि मैंने पाई की वैल्यू 10 ले ली, हालांकि अबाउट 10 होती है, 9 पॉइंट समथिंग होती है। तो करना ऐसी है, मैंने मेथड आपको बता दिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी ज्यादा लंबी है तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना आप, फिर जो आंसर क्लोज होगा वो देख लेना चारों में से। ओके, Yes, sir. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 3। Sir, fifth. Fifth. क्वेश्चन नंबर 5। Sir, fifth. स्पेसमैन इन ट्रेनिंग अब रोटेटिंग, डाल सकते हैं। क्या कह अब रहे वो हो? कर दिए ना। रिमोट ले जा। एक मिनट हाथ धो के आता हूँ। नहीं ऐसे ही करते बस खुद मेरे हाथ के अंदर सही है यार, मैंने कह दिया ना, फिर बंदा थोड़ी है ऐसे ही करते मिलते। क्या कर रहे हैं? बीच में आवाजें आ रही हैं सबकी, खुद ही म्यूट कर लिया करो ना अगर घर पे कोई बोल रहा है तो, सभी के पास आवाज आती है फिर। Spaceman in training is rotated in a seat at the end of a horizontal arm of length. Horizontal arm की length कितनी है? 5 मीटर। If he can withstand acceleration up to g, then what is the minimum number of revolution per second permissible? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक स्पेसमैन है, ट्रेनिंग चल रही है उसकी, और अपनी सीट पर बैठकर घूम रहा है। ऐसे सीट के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, और ये सीट उसकी घूम रही है ऐसे सर्कल में, और जो उसकी रेडियस है वो उसने कितना दिया है? 5 मीटर। 5 मीटर उसकी कोई आर्म होगी जो इसको घुमा रहा है ऐसे सेंटर पे, ये पूरी सीट को घुमा रहा है। फिर वो ये कह रहा है इफ ही विथस्टैंड एक्सेलेरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है वो जी के इक्वल है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होती है? आर ओमेगा Sir, स्क्वायर। 9G है. क्या कह रहे हो? Sir, 9G. 9G दिया हुआ है क्या? एक बार चेक कर लो। मैं Yes sir। Yes, sir. 9G. Yes, sir. 9G, इसको 9G कर लो। तो यहाँ से आर आपके पास है ही, क्या आप ओमेगा नहीं निकाल सकते? ओमेगा कितना आएगा? 9G, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, ओमेगा आएगा इसमें रूट में, ये कितना बन गया? रूट ऑफ 18, दैट इज 3√2। बट ये रेडियन पर सेकंड में आया है, मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। उसने पूछा ना रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो मुझे क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा बाय 2 पाई, 3√2/2 पाई। अब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालते हैं अपन। √2 को मैं ले रहा हूँ 1.2, और पाई को हम ले रहे हैं 3.14। अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो डेसिमल से डेसिमल जाएगा, ये बनेगा 60, ऊपर आ गया 180, नीचे आ गया 314। तो पॉइंट से शुरू होना चाहिए मेरा आंसर, पॉइंट से। पहले दो आंसर पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे, रॉन्ग है। तीसरे में ही पॉइंट है, चौथा भी पॉइंट से शुरू। 0.67 वाला। मेरा आंसर क्या आ गया था? Sir. देखो पीछे क्या आंसर है। Sir, 0.675. यही आएगा बेटा, यही आएगा।
आप ना सिचुएशन को दोबारा समझो, मैं रिपीट करता हूँ। स्पेस मैन है, स्पेस के अंदर वो घूम रहा है, कोई होगी एक्टिविटी जिसमें उसको घुमा रहे होंगे ऐसे फिक्स करके ना, ताकि गिरे ना। और जो घुमाने वाली आर्म है वो आपको 5 मीटर लॉन्ग दी है। अब ये ऐसे घूम रहा है। जब भी आप कभी ऐसे किसी झूले पे बैठे हो, कभी भी घूमने वाले, बचपन में तो आप लोग बैठे ही होंगे, तो जब हम किसी भी ऐसे झूले पे हैं और वो घूम रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है पीछे की तरफ। अगर ये पीछे से हमें ना बांध के रखे ना, तो हम दूर जाके गिरे। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। इसने एक बात की ना कि आप 9g से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। जब आप 9g से ज्यादा एक्सेलरेट करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इस चेयर को ब्रेक कर देगी, और फिर आप इस चेयर को टूटने के बाद सर्कल से ही बाहर चले जाओगे। जब आपको ये कहा गया कि आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन 9g तक रखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 9g से ज्यादा एक्सेलरेशन आपको दे दी जाएगी, तो बाहर की तरफ लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो इस चेयर को ही ब्रेक कर देगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा ये वाला पॉइंट आप क्लियर करो अच्छे से। जब मैंने कहा ना कि एक्सेलरेशन 9g से ज्यादा नहीं हो सकती, उसका फिजिकल मीनिंग भी समझो। अगर ये वाली एक्सेलरेशन 9g से ज्यादा होगी, तो बाहर लगने वाली एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। और वो फोर्स आप किस पे लगाओगे, जिस चेयर पे बैठे हो, इधर। उसने कहा कि 9g से ज्यादा नहीं हो सकती, इट मीन्स उसके बाद ये चेयर टूट जाएगी। इस चेयर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको सपोर्ट कर पाए इतनी ज्यादा फोर्स पे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. इसीलिए मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैक्सिमम 9g लिया। हाँ, इससे कम हो सकती है, तब भी आपकी चेयर नहीं टूटेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही ये 9g से ज्यादा होगी, ये स्पेस मैन सर्कल में नहीं रहेगा, ये टूट टाट के कहीं और बैठा हुआ, यहीं कहीं घूम रहा होगा। तो उसको माइंड में रख के आपने 9g रख के अपना ये काम किया सारा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे तो क्वेश्चन फिर कर ही लोगे, आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। 9g को आप एक्सेलरेशन लेके उसको r ओमेगा स्क्वायर कर देना, ओमेगा निकाल लेना यहाँ से, 9g/r। हमसे ओमेगा नहीं पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी फिर मेरे पास क्या आएगी, 2π 9g/r। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? Yes, sir. Yes. ओके, अगला चलो जी। Sir, 6. Seventh question. Sir, sixth question. क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सबने ट्राई तो किया है ना बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं बट आप ट्राई करना मत छोड़े। क्वेश्चन नंबर 6, particle of mass m is moving in a uniform circular motion, momentum of the particle, बेटा ये तो मैंने कल भी बताया आपको, जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है। सिमिलरली मोमेंटम भी तो मास इनटू वेलोसिटी है ना, तो डायरेक्शन बदलने से मोमेंटम भी तो चेंज होगा। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर मैं करूंगा तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। तो इसने पूछा कांस्टेंट ओवर द एंटायर पाथ, रॉन्ग। कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज is along the tangent. Constantly changes and direction of change is along the radial vector. Constantly changes and direction of change is along a direction which is instantaneous vector sum of 4 आएगा आंसर बेटा। देखना क्या आंसर है इसका। थर्ड है इसका आंसर। थर्ड दे रही। यस सर। Constantly changes and direction of change is along the radial direction। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लूँ डायरेक्शन, एक मिनट। यहाँ पर था मोमेंटम, हेलो, जैसे ये यहाँ से यहाँ आया तो चेंज की डायरेक्शन क्या होगी? ये इधर था, ये इधर आया है ना। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ, एक वेक्टर को इधर कर देता हूँ माइनस, तो चेंज की डायरेक्शन ये होगी। क्या ये रेडियस के अलॉन्ग होगी क्या हमेशा? अगर ये यहाँ होता है लेफ्ट और ये वेक्टर इधर है, चेंज की डायरेक्शन ये होगी, तो रेडियस के अलॉन्ग ये आ रहा है। क्या चेंज हमेशा रेडियस के अलॉन्ग होगा? एक मिनट द्वारा चेक करो, एक इधर है एक इधर है मोमेंटम, इस केस में तो नहीं आ रहा रेडियस के अलॉन्ग चेंज। इसका आपके सॉल्यूशन में भी सी दे रखा सर। क्या कह रहे हैं बेटा? सर आपके सॉल्यूशन दे देना सर, जो आपने उसमें भी सी दे रखा है। एक मिनट में चेक करता हूँ बेटा इसका आंसर, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। सॉल्यूशन में देखता हूँ मैं कैसे इसमें किया है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सर 6 section B का Sixth. सर एक लाइन का सॉल्यूशन दे रखा है। एक मिनट सुनने दो, पढ़ने दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ए फोर्स, यूनिफॉर्म मोशन है क्या ये? देखना। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होगा ये 6 क्वेश्चन में। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो फोर्स होगी वो हमेशा सेंट्रीपिटली होगी, मानते हो ना आप? टेंजेंशियल फोर्स। यस सर। और Yes, sir. न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो डायरेक्शन मोमेंटम के चेंज की है, टाइम की तो डायरेक्शन नहीं होती, वही डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की है। और फोर्स की डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होती है? रेडियस की तरफ से। रेडियस के अलॉन्ग, तो सी आएगा बेटा आंसर। बट यहाँ अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता ना फिर सी नहीं आता, फिर डी आता। मैंने ध्यान नहीं दिया यूनिफॉर्म पे। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता फिर डी आता। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है इसलिए आपके पास फोर्स क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ। मोमेंटम। और बताओ सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा। इसमें उसने कहा है कि
चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है। और जो फोर्स होता है ये न्यूटन का सेकंड लॉ, अभी हमने न्यूटन लॉज नहीं पढ़े लेकिन 9th में आपने पढ़े हुए। अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये नोट कर लो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो जो जो डायरेक्शन मोमेंटम चेंज की है वही डायरेक्शन फोर्स की है। वेक्टर में तो ऐसे ही होता है ना, दो चीजों को आप इक्वेट कर रहे हो। और यहाँ फोर्स कौन सी लग रही है? सेंट्रीपिटल। तो जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की है वही डायरेक्शन चेंज ऑफ मोमेंटम की है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अलोंग होती है? रेडियस के। तो आंसर इज सी। सही है इसका आंसर। इसी में आप नोट कर लो अपने नोट्स में, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता ना फिर आपका सी नहीं होता, डी होता। इसी क्वेश्चन को अगर आप अलग से नोट करना कि इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म देन आंसर वुड बी डी। तब आपके पास दो फोर्सेस आ जाती हैं, एक टेंजेंट के अलोंग और एक रेडियस के अलोंग। तो इनका वेक्टर सम मतलब इनका रिजल्टेंट लेना होता है, इनका फिर रिजल्टेंट लेना होता है। यही आपको फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है। अब समझ में आ गया आपको ये वाला? Yes, sir. नेक्स्ट चलो बेटा, Sir, नेक्स्ट Sir, eight, 7th. क्वेश्चन नंबर sir, 8. Sir, 7th. 7। Question number 7. Particle is going in a uniform helical and spiral path separately, as shown in figure, with constant. देखो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी दोनों ही केस में। जब आपने डायरेक्शन बदल ली ना, एवरी टाइम यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, चाहे आप ऐसे स्पायरली जा रहे हो। जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केस। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन ए एंड डिक्रीजिंग इन बी। बी के अंदर बी को पहले देखो, बी में आपका रेडियस बढ़ता जा रहा है, बी में आपका रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन Sir, नंबर, decrease. Sir, acceleration कम होगी. डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? Sir, decrease Sir, होगी. decrease. Magnitude of the acceleration is constant in A and decrease in B. देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन तभी रह सकती है मैग्नीट्यूड में जब उसका v स्क्वायर बाय आर, मतलब ना तो रेडियस चेंज हो ना आर चेंज हो। बट यहाँ पर उसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड तो कांस्टेंट है क्वेश्चन में, और रेडियस आपका बढ़ता जा रहा है, रेडियस आपका बढ़ता जा रहा है। रेडियस के बढ़ने से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। आंसर इज 3। ए पार्ट ये है, ए में तो ना तो रेडियस चेंज हो रहा है ना स्पीड चेंज हो रही है, बस वो स्पायरली ऊपर जा रहा है। और एक्सेलरेशन के लिए आपको स्पीड का स्क्वायर और रेडियस चाहिए होता है। स्पीड तो क्वेश्चन में कांस्टेंट है, रेडियस इसमें कांस्टेंट है। बट दूसरे के अंदर रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है। जब रेडियस बढ़ता जा रहा है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी बढ़ती जा रही है, सॉरी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जा रही है इन मैग्नीट्यूड। कर लोगे ये? Yes, sir. नेक्स्ट Yes. Sir, 8. क्वेश्चन नंबर 8। कार is traveling with linear speed v in a circular road of radius r. Radius r, speed v. Speed is increasing at the rate of a meter per second. तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, a मीटर स्क्वायर, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्या दे दिया उसने? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दी। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर। V square upon R. अब इन दोनों एक्सेलरेशन में 90 डिग्री का एंगल है, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा?
ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर का रूट। ए टेंजेंशियल कितनी है, ए ये, और ये कितनी होगी, वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। चेक करना बेटा आंसर। यस सर यही है। यही है सर। कल ही बता दिया था मैंने आपको, जब दो एक्सेलरेशन आएंगी तो आप नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। जब आपके पास इस सर्कल में एक एक्सेलरेशन इधर आ गई सेंट्रीपिटल, और एक एक्सेलरेशन इधर आ गई टेंजेंशियल, तो बेटा रिजल्टेंट कैसे आएगा, आप ही बताओ। पाइथागोरस लगेगी। ये Yes, sir. टेंजेंशियल का स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बेटा 8 के बाद Your ninth. क्वेश्चन नंबर 9। If mass, speed and radius of rotation of a body moving on a circular path are increased by 50%, कौन कौन, mass, speed, radius 50% बढ़ जाए तो अब नया मास कितना हो गया, 3/2m। 50% क्या होता है, m के अंदर m का Half m. 50% बढ़ा दो, नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 3/2v। रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2r। यही होगा ना बेटा। Then to keep the body moving in a circular path, increase in force। तो नई फोर्स क्या होगी, पहले फोर्स कितनी थी, पहले फोर्स थी mv²/r, ये होती है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप से मल्टीप्लाई करोगे तो नई फोर्स क्या बनेगी, नया मास, नई स्पीड और नया रेडियस। अगर आप चेक करोगे अच्छे से तो आपके पास ये बन जाएगा, और ये क्या था, ओल्ड फोर्स। तो आपके पास नई फोर्स कितनी बन जाएगी, 9/4f। कितनी इंक्रीज हुई, f डैश माइनस f। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब छोटी क्लासेस में करते ही थे, j बाय टोटल इंटू 100। तो 9/4f में से f को माइनस किया, f से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 5/4 इंटू 100। f कट जाएगा कॉमन आने से, 125%। आंसर चेक करो बेटा। Yes, sir. यही है. यही है सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला। देखो इसमें क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये, वो अपने को कह रहा है कि मास जो है ना, अब वो मैंने 50% बढ़ा दिया, 3/2m। स्पीड जो है वो भी मैंने 50% बढ़ा दी, रेडियस भी मैंने 50% बढ़ा दिया। तो फिर नई फोर्स क्या बनेगी, नया मास, स्पीड का स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू, सॉरी यार रेडियस आएगा ना, नया रेडियस। नया रेडियस कितना बनेगा, 3/2r। 3/2 से 3/2 काट दो, नई फोर्स बन गई 9/4 mv²/r। व्हाट इज mv²/r, ओल्ड फोर्स। तो ये इतना इंफॉर्मेशन तो बहुत होता है बेटा निकालने के लिए। अब कितनी इंक्रीज हुई, इतनी। परसेंटेज निकालने के लिए ये करके देखना, 125%। क्वेश्चन नंबर 9 था। थोड़ी सी शीट टफ लग रही है ना, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सर 30। 13 13 कौन सा बेटा, Sir, Sir, 13. 13 क्या, यस Yes, सर। सर 30। ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर 10th भी है। चलो पहले 10th ले लो। मोटरसाइकिल ड्राइवर डबल इट्स स्पीड when he is having a turn, the force exerted outward will be। बेटा
फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है, जो बाहर की तरफ लगती है। अगर आप स्पीड को डबल करोगे, मान लो आपने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, तो नई फोर्स पुरानी फोर्स का 4 टाइम नहीं हो जाएगी? Yes, sir. उनका स्केयर करोगे तो बाहर आ जाएगा, बाकी वही है। यही आंसर होगा 4 टाइम्स। वैसे भी आपको पता है कि फोर्स v स्केयर पे डिपेंड कर रही है। स्पीड को आप डबल करोगे तो फोर्स अपने आप 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। इज इट? Yes, sir. 13 लास्ट है क्या? Yes, sir. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी तो नहीं किया होगा आप लोगों ने? No, sir. हाँ सर। सेक्शन सी सारा नहीं करना है अपने को, सेक्शन डी भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आगे आएगा वर्टिकल सर्कल में। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं। और बस थ्योरी वाले इतने ही बच्चे, जो थ्योरी वाले बच्चे हैं वो इतने ही मल्टीपल चॉइस करेंगे कि सेक्शन सी के आप पहले 10 क्वेश्चन कर लेना, बस लास्ट रहेगा आपके लिए। बाकी की जो शीट है वो जब हम कॉम्पिटेटिव पार्ट करेंगे ना इसका, तो अपने पास रखना बाकी बच्चे कंपटीशन वाले, तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कंपटीशन में चले जाएंगे। सी सेक्शन को आप 1 to 10 करेंगे और उसके बाद मेरा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। आज थर्सडे है ना, मोस्ट प्रोबेबली Yes, sir. कल हम लास्ट डिस्कशन करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर, डाउट्स ही करेंगे और कुछ कंसेप्ट। और फिर सैटरडे संडे नहीं होगा तो मंडे से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर शुरू हो जाएगा चैप्टर। हाँ, चैप्टर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, विच इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हर चैप्टर के बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस करेंगे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया। फर्स्ट टर्म में आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा स्कूल में, और एमसीक्यूज करके ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो आप देख पा रहे हो। एमसीक्यू से ही आपका कंसेप्ट बनेगा, थ्योरी के क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो साथ साथ। तो लास्ट है बेटा मेरा आज का ये क्वेश्चन। On horizontal smooth surface mass of 2 kilogram is wheeled in a horizontal circle by means of a spring at an initial angular speed भी हुई है ओमेगा नॉट 5 revolution per minute। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मिनट को क्या बनाएंगे, सेकेंड। 5 revolution per minute, keeping the radius constant, टेंशन इन द स्प्रिंग इज डबल। टेंशन क्या होती है, जब बॉडी को घुमाते हैं टेंशन एक फोर्स होती है। ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, सेंटर से आपने एक पत्थर को रस्सी से बांध दिया और सेंटर से घुमाने लग गए, तो जो फोर्स आती है उसको टेंशन बोलते हैं, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, वही घुमाएगी। तो ये कह रहा है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस तो आप फिक्स रखो, रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, इसको डबल कर दिया। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेडियस आपने फिक्स रखना है। इसको डबल करोगे तो फिर आपको इसको भी डबल करना पड़ेगा, ये अपने आप डबल होगा, सो दैट, या नई एंगुलर स्पीड पूछी है उसने, सॉरी इसने नई एंगुलर स्पीड पूछी है। तो आप टेंशन का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, एम आर ओमेगा स्केयर। तो आपको पता है वी को आर ओमेगा पुट करेंगे, टेंशन को आपने डबल कर दिया, रेडियस को आपने सही रखा, एंगुलर स्पीड आपकी चेंज होगी। इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड किया तो नई एंगुलर स्पीड पुरानी एंगुलर स्पीड के बीच में ये रिलेशन आ गया, नई एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा √2 ओमेगा। यस और नो? √2 ओमेगा बनेगा ना बेटा ये? Yes. ओमेगा कितना गिवन है आपको, इसका आंसर शायद इसी में दिया हुआ, रेवोल्यूशन के अंदर ही। हाँ, आरपीएम में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको 5 ही ले लो, आपका आंसर भी आरपीएम में है। तो यहाँ मैं 5 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 √2 आरपीएम।
5√2 RPM अप्रोक्सीमेटली निकाल लो। √2 की वैल्यू होती है 1.4। 7 RPM चेक करना बेटा पीछे आंसर। देखना क्या आंसर है पीछे। बोलो। सर 7 ही है। 7 आएगा ना, √2 को अप्रोक्सीमेटली 1.4 लिया तो। अब क्योंकि क्वेश्चन में भी 5 RPM थे, आंसर भी RPM में है, तो फिर ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 भी पुट कर देंगे तो आंसर RPM में आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 7 RPM रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। हो गया बेटा ये पूरी शीट? Yes, sir. इसको आज बैठ के रिवाइज कर लो। जो आपके डाउट्स है उनको फेयर करो, और उसमें आपका डाउट क्यों था और बाद में आपको समझ में आया या नहीं, इसको भी चेक किया करो। नहीं आया तो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, 1-2 बच्चों का, 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाओ जो लाइक माइंडेड हो, जो एक साथ काम करते हो, सो दैट कि आप आपस में डिस्कस करें कि कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक नहीं हुई। फिर अगर तीनों को ही नहीं समझ में आ रहा तो वो पैरेलल किसी ग्रुप से पूछ लें, और फिर नहीं आ रहा तो मैं तो हूँ ही, फिर आप मेरे से पूछें। एक बार डाउट होने के बाद वीडियो भी आपके पास होता है पूरा का पूरा, और अपना एक ग्रुप बनाओ, 2-2 3-3 बच्चों का, मैक्सिमम 5, ज़्यादा बच्चों का ग्रुप ना हो। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखो, लाइक माइंडेड जो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, उसको ही ग्रुप में लो। बहुत बड़ा ग्रुप भी ना हो, 4-5 बच्चों का ग्रुप हो, और वो आपस में डिस्कस किया करो कि ये वाला कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं समझ में आया तो वो समझाएंगे आपको। फिर तीनों को ही नहीं आया, 5 को नहीं आया, फिर मेरे से भी पूछ सकते हो आप। ओके जी, थैंक यू फॉर द डे। Thank you, sir. Bye, sir.